नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है और मेरी वीडियोस इसमें आपकी ज़रूर थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और पसंद नहीं भी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है या इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उस हिसाब से इम्प्रूव कर सकूँ। और ये वीडियो जो है, ये वीडियो नंबर 8 का पार्ट 1 है। और इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट। हिंदी का कंटेंट है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक और आज के सवाल देखते हैं। आज का अपना पहला सवाल, प्रबंध का क्या अर्थ होता है? तो प्रबंध का अर्थ होता है अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक प्रयासों को उद्देश्यपूर्ण बनाने की प्रक्रिया है। अगला सवाल है, ISO 9000 किसके लिए सर्वाधिक विस्तृत रूप से मान्यता प्राप्त गुणवत्ता उपकरण है? ये प्रबंध के लिए है, यानी कि मैनेजमेंट के लिए है। प्रबंध के 3 स्तर कौन से हैं? तो देखिए, प्रबंध के जो 3 स्तर होते हैं इसमें हो जाता है सर्वोच्च, मध्य एवं क्रियात्मक, यानी कि आपने सुना ही होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड वर्किंग मैनेजमेंट। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च, मध्य एवं क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकों का एक छोटा समूह क्या कहलाता है जो सभी तरह के प्रबंध के लिए संगठन में उत्तरदायी है? तो वो होता है शीर्ष प्रबंध, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं? मतलब हेनरी फ्योल जो है बहुत ही फेमस थे मैनेजमेंट के क्षेत्र में, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और उन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं मैनेजमेंट के। मैं प्रिंसिपल्स आपको एक फटाफट बता देता हूँ। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 14। उनका जो पहला प्रिंसिपल था वो था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेवेंथ है रेम्युनरेशन शुड बी फेयर इनफ, एट्थ है सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नाइन्थ है स्केलर चेन। स्केलर चेन से मतलब है हायरार्की। ठीक है। टेंथ है ऑर्डर, बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट होना चाहिए। 11th है इक्विटी, ट्रीटमेंट ऑफ इक्वालिटी विद ऑल एम्प्लॉयज़। 12th है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। एंड 13th है इनिशिएटिव शुड बी कल्टिवेटेड एंड एनकरेज्ड, इनिशिएटिव मे बी ऑफर्ड इन दिस रिगार्ड। एंड 14th है एस्पिरिट दे कॉप्स, स्ट्रेंथ इन यूनिटी। ठीक है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हेनरी फ्योल के दिए हुए हैं और बहुत फेमस है। ये मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है और लाइब्रेरी मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध से संबंधित एक्स एंड वाई सिद्धांत किसने दिया था? तो एक्स एंड वाई प्रिंसिपल होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। एक्स एंड वाई प्रिंसिपल जो है ये होता है, एक्स का मतलब है कि काम करवाने के लिए पनिशमेंट का डर दिखाना। मतलब अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उसको पनिशमेंट के डर से काम करवाना। ठीक है। और वाई फैक्टर जो है, वाई का मतलब है कि लोगों को लालच देना, रिवॉर्ड का लालच, रिकग्निशन का लालच, इंसेंटिव्स का लालच, प्रमोशन का लालच, तो उस लालच से उनसे काम करवाना। तो ये एक्स एंड वाई प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, जिसको दिया था डगलस मैग्रेगर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सामान्य प्रणाली सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था लुडविग वन वटलानफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध का मानव व्यवहार सिद्धांत किस पर बल देता है? तो प्रबंध का जो ह्यूमन बिहेवियर प्रिंसिपल है वो इंटरपर्सनल रिलेशन पे बल देता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध की किस विचारधारा में गति एवं थकान का अध्ययन किया जाता है? तो प्रबंध की जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसमें गति एवं थकान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैज्ञानिक प्रबंध किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध जो होता है वो ध्यान केंद्रित करता है उत्पादन, कार्यकुशलता एवं क्षय से हानि रोकने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य किस पर केंद्रित होता है? तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्षमता और सावधानियाँ। ठीक है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के जनक कौन थे? वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के जनक थे FW टेलर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक सिद्धांतों को किसने ग्रंथालय प्रबंध के साथ वर्गीकृत किया है? तो वैज्ञानिक सिद्धांतों को E.G. इवांस ने ग्रंथालय प्रबंध के साथ वर्गीकृत किया है। अगला सवाल है, वैज्ञानिक प्रबंध के कार्यात्मक तत्वों को किस शब्द से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसको प्रदर्शित किया जाता है पॉड्स कॉर्प से। पॉड्स कॉर्प, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है पॉड्स कॉर्प से। पॉड्स कॉर्प की कई बार फुल फॉर्म समझ लीजिए पहले। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर D फॉर डायरेक्टिंग, S फॉर स्टाफिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। ठीक है।
तो पॉड्सकॉर्प की ये फुल फॉर्म होगी, और इसमें बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है वो सीईओ की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि इसमें जो सीईओ है उसका क्या है, तो कोऑर्डिनेशन ऑप्शन में होगा या कोऑर्डिनेटिंग ऑप्शन में होगा, वो आपको मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉड्सकॉर्प परिसूत्र किसने दिया था, तो पॉड्सकॉर्प परिसूत्र जो है वो मिस्टर लूथर गुलिक ने दिया था। अगला सवाल है पॉड्सकॉर्प सूत्र प्रमुख रूप से किससे संबंधित है, तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रशासन के कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉड्सकॉर्प शब्द में सीईओ, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, सीईओ शब्द क्या प्रदर्शित करता है, तो सीईओ शब्द जो है वो कोऑर्डिनेशन प्रदर्शित करता है। लक्ष्यों द्वारा प्रबंध, एमबीओ का आशय क्या होता है, तो एमबीओ की फुल फॉर्म समझ लीजिए पहले। एमबीओ की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उद्देश्यों के माध्यम से प्रबंध करना, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमबीओ का विचार सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो एमबीओ का विचार जो है सर्वप्रथम मिस्टर पी ड्रकर ने प्रतिपादित किया था। एमबीओ का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म मैंने अभी बताया ही आपको, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्यात्मक प्रबंध की निम्न परिभाषा किसने की है, लक्ष्यात्मक प्रबंध वह प्रबंधकीय व्यवहार है जो विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देता है, तो ये जो डेफिनेशन है ये मिस्टर हैंडरसन ने दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लक्ष्यात्मक प्रबंध का निम्न में से क्या लाभ नहीं है, तो लक्ष्यात्मक प्रबंध का निम्न में से क्या लाभ नहीं है, कार्य की का कुशल निष्पादन होता है, टीम भावना का विकास होता है, कर्मचारी स्वयं ही कार्य के प्रति प्रेरित होते हैं, कार्य शीघ्र से शीघ्र निष्पादित हो जाता है, तो ये लाभ नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रबंध की विचारधारा संप्रदाय नहीं है, तो इसमें से प्रबंध की विचारधारा या संप्रदाय कौन सा नहीं है, संतुलन, बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रबंध की कौन सी विचारधारा विश्वास पर आधारित है, प्रबंध की कौन सी विचारधारा विश्वास पर आधारित है, अनुभववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनरी फ्योल निम्न में से प्रबंध की किस विचारधारा से जुड़े हैं, तो हेनरी फ्योल जो है वो शास्त्रीय विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी विचारधारा प्रबंध में कर्मचारियों के व्यवहार से संबंध रखती है, तो कर्मचारियों के व्यवहार से जो संबंध रखती है वो होती है मानव व्यवहार विचारधारा। मैकग्रेगर का संबंध निम्न में से किससे है, मैकग्रेगर का संबंध जो है मानव संबंध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रबंध की शास्त्रीय विचारधारा का जन्म किससे हुआ है, प्रबंध की शास्त्रीय विचारधारा का जन्म जो है एडम स्मिथ के श्रम विभाजन के सिद्धांत से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के औद्योगिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा मानव व्यवहारी संबंधी सिद्धांतों का संस्थापक कौन है, तो प्रबंध के औद्योगिक, सामाजिक, मानववैज्ञानिक तथा मानव व्यवहारी सिद्धांतों का संस्थापक मिस्टर ई मायो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध की मानव संबंध विचारधारा किसने स्थापित की थी, तो मिस्टर मैकग्रेगर ने की थी। पूर्व में ही यह निश्चित कर लेना कि क्या करना है, कैसे करना है तथा कब करना है क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये नियोजन कहलाता है, नियोजन मतलब प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्ज एवं ओ डोनेल ने 7 चरणों में बताए हैं, 7 चरण किसमें बताए हैं, तो कुर्ज एवं ओ डोनेल ने 7 स्टेप जो है वो नियोजन यानी कि प्लानिंग में बताए हैं। नेक्स्ट प्लानिंग में बताए हैं, तो एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके 7 स्टेप्स कौन से होते हैं प्लानिंग में। तो फर्स्ट स्टेप हो जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड स्टेप है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस, इंटरनल और एक्सटर्नल, थर्ड स्टेप है सर्च फॉर एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्शन, फोर्थ है इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिफ्थ है सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, सिक्स्थ है फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स, एंड सेवेंथ है नंबरिंग प्लान बाय बजटिंग, नंबराइजिंग प्लान्स बाय कन्वर्टिंग देम टू बजट, ईच प्लान ऑफ ए लाइब्रेरी कैन हैव इट्स ओन बजट, ठीक है। तो ये 7 स्टेप हैं प्लानिंग के जो कि कुर्ज एवं ओ डोनेल ने बताए हैं। निम्न में से नियोजन के क्या तत्व नहीं है, तो उद्देश्य, कार्यविधियाँ, नीतियाँ, परिणाम जो है वो प्लानिंग का कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथालय की योजना बनाते समय पाठक ग्रंथालय का स्थान तथा अन्य किस बात पर विचार करना चाहिए, तो समय बनाते समय पाठक ग्रंथालय का स्थान तथा साधन, रिसोर्सेज पे विचार करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नवीन ग्रंथालय व्यवस्था की योजना बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा है, तो मार्गदर्शक सिद्धांत जो है वो बिस स्टैंडर्ड है। अगला सवाल है आंतरिक तथा बाह्य पर्यावरण के संबंध में कब विचार किया जाता है, तो अभी मैंने जैसे कि बताया था आपको प्लानिंग में, प्लानिंग के अंदर जो है हम आंतरिक तथा बाह्य पर्यावरण के संबंधों पर विचार करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नियोजन में। अगला सवाल है कार्यों की एकता, आदेश की एकता तथा नियंत्रण का क्षेत्र आदि किसके सिद्धांत हैं, तो कार्यों की एकता, आदेश की एकता तथा नियंत्रण का सिद्धांत आदि जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत है यानी कि संगठन के सिद्धांत हैं। अगला सवाल है संगठन को एक मशीन किसने माना है, तो संगठन को एक मशीन जो है वो विल्सन एवं टॉबर ने माना है। यदि प्रबंध ग्रंथालय की आत्मा है तो ग्रंथालय संगठन ग्रंथालय का क्या है, तो अगर प्रबंध आत्मा है तो संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मस्तिष्क है। संगठन के 10 सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो 10 प्रिंसिपल से
उनको जो है मिस्टर उर्वरिक ने प्रतिपादित किया था। और वो 10 प्रिंसिपल्स कौन से थे? तो उसमें पहला था ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव था, दूसरा स्पेशलाइजेशन, तीसरा कोऑर्डिनेशन, चौथा अथॉरिटी, पांचवा रिस्पॉन्सिबिलिटी, छठा डेफिनेशन, सातवां कॉरस्पॉन्डेंस, आठवां स्पैन ऑफ कंट्रोल, नौवां बैलेंस एंड 10वां कंटिन्यूटी। तो ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के 10 प्रिंसिपल्स हैं जो कि मिस्टर उर्वरिक ने दिए थे। नेक्स्ट है आदेश की एकता का क्या अभिप्राय होता है? तो आदेश की एकता का अभिप्राय होता है सभी शक्तियां जो हैं वो एक व्यक्ति में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्पिरिट दे कॉर्प्स का अभिप्राय क्या है? तो एस्पिरिट दे कॉर्प्स का अभिप्राय होता है आदेश की एकता। एस्पिरिट दे कॉर्प्स सिद्धांत किस बात पर बल देता है? तो वो बल देता है टीम वर्क पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलर चेन अधिकारियों के किस पद क्रम को प्रदर्शित करता है? तो वो अधिकारियों के ऊपर से नीचे के पद क्रम को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी ग्रंथालय का संगठन कैसा होना चाहिए? तो किसी भी ग्रंथालय का संगठन जो है क्रियात्मक होना चाहिए। ठीक है, क्रियात्मक संगठन का क्या आशय होता है? तो क्रियात्मक संगठन का आशय होता है पद के अनुसार कार्य विभक्त करना। ठीक है, अगला सवाल है ग्रंथालय की संगठनात्मक संरचना से क्या आशय है? तो ग्रंथालय की संगठनात्मक संरचना से आशय है ग्रंथालय की संरचना का ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है संगठनात्मक संरचना का सबसे नवीन रूप क्या है? तो सबसे नवीन रूप जो है वो है विभागीकरण। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विधि के द्वारा संगठनात्मक चार्ट किसी संगठन की संरचना निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षैतिज एवं रैखिक। देखिए वर्ड हिंदी का क्षैतिज एवं रैखिक सुन के इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी थोड़ा डर गया था पहले, लेकिन इसका इंग्लिश में जो मीनिंग है बहुत सिंपल है, हॉरिजॉन्टल एंड लाइनियर। ठीक है, क्षैतिज एवं रैखिक। तो ये क्या होता है क्षैतिज एवं रैखिक? ये होता है संगठनात्मक चार्ट किसी संगठन की संरचना, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल एंड लीनियर जो है फॉर्मूला है उसके द्वारा संगठनात्मक चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक क्रियाओं के क्रम का चित्र रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। ओके, अगला सवाल है फ्लो चार्ट किससे संबंधित होता है? तो फ्लो चार्ट जो है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। अगला सवाल है फ्लो चार्ट निम्न में से क्या होता है? तो फ्लो चार्ट जो है निम्न में से ग्राफिक चित्र जो प्रोग्राम का तर्क प्रस्तुत करे। अगला क्वेश्चन है नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो नियोजन का केंद्र बिंदु जो है वो डिसीजन होता है, निर्णयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसीजन मेकिंग, निर्णयन का आशय क्या नहीं है? तो निर्णयन का आशय क्या नहीं होता? किसी परिणाम पे पहुंचना, उद्देश्यों को निश्चित करना, नीतियों का निर्धारण करना, कर्मचारियों से कार्य लेना। हाँ, तो डिसीजन मेकिंग का आशय जो है वो कर्मचारियों से कार्य लेना नहीं होता है। ग्रंथालय में निर्णय लेने का अधिकार किसे होता है? तो ग्रंथालय में निर्णय लेने का अधिकार जो है सिर्फ लाइब्रेरियन को होता है। निर्णयन करने की प्रक्रिया में दूसरा चरण क्या होता है? तो निर्णयन करने की प्रक्रिया में जो सेकेंड स्टेप है वो होता है समस्या का निर्धारण करना। अगला सवाल है वे निर्णय जो दोहराए जाते हैं तथा जिन पर थोड़ा विचार किया जाता है कौन से निर्णय कहलाते हैं? तो वो रूटीन निर्णय होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। आजकल निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं? तो आजकल निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक विधियों को आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणाली, सिस्टम किसे कहते हैं? तो सिस्टम जो है दूसरों पर आश्रित एवं अंतर संबंधित इकाइयों का उद्देश्यपूर्ण सम्मिलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणाली से क्या आशय है? तो प्रणाली से आशय यह किसी कार्य को करने का एक निश्चित ढंग होता है। हाँ, तो ये ए आंसर हो जाएगा इसका, ये किसी कार्य को करने का निश्चित ढंग होता है। मतलब सिस्टम क्या होता है? वो किसी कार्य को करने का निश्चित ढंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणाली किससे मिलकर बनती है? तो प्रणाली जो है विभिन्न डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु क्या आवश्यक है? तो किसी भी प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु समय समय पर उसका अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। ऐसी प्रणाली को क्या कहते हैं जो अपनी परिस्थितियों के अनुसार सामग्रियों, शक्ति तथा अथवा सूचना का विनिमय करती है? तो उस प्रणाली को हम ओपन सिस्टम कहते हैं, खुली प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी प्रणाली को क्या कहते हैं जो शक्तियों को किसी भी रूप में परिवर्तित या आयातित नहीं करती है? तो ऐसी प्रणाली को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम यानी कि बंद प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी प्रणाली को क्या कहते हैं जो स्वयं परिवर्तित एवं नियंत्रित हो जाती है? तो ये जो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उसको एडॉप्टिव सिस्टम बोलते हैं, जो कि ऑटोमेटिक स्वयं ही चेंज हो जाती है और कंट्रोल भी हो जाती है। किसी प्रणाली की समस्या के व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो किसी भी प्रणाली के व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विश्लेषण को प्रणाली विश्लेषण कहेंगे, सिस्टम एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ग्रंथालय अथवा सूचना केंद्र भी एक प्रणाली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह एक ऐसी संस्था है जो एक प्रणाली तथा उप प्रणाली दोनों की तरह कार्य करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ट का प्रयोग करते हुए कार्य एवं समय के संबंध की व्याख्या करने को क्या कहते हैं? तो चार्ट का प्रयोग करते हुए कार्य एवं समय के संबंध की व्याख्या करने को हम सिस्टम एनालिसिस यानी कि प्रणाली विश्लेषण कहते हैं। प्रणाली विश्लेषण से क्या तात्पर्य है? उनके कार्यों एवं उद्देश्यों की दृष्टि से संपूर्ण क्रियाओं का विश्लेषण। ओके, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, विशेष प्रकार के चार्ट तथा पदानुक्रमी चार्ट जैसे उपकरण किस हेतु उपयोग में लाए जाते हैं? तो वो लाए जाते हैं सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन के लिए उनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं का मुख्य आधार क्या होता है? तो देखिए, ग्रंथालय द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं का जो मुख्य आधार होता है वो होता है पाठक। ठीक है, अगला सवाल है, संग्रह विकास कलेक्शन डेवलपमेंट से क्या आशय होता है? तो कलेक्शन डेवलपमेंट जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रंथालय के संग्रह में आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रह विकास का दूसरा पर्याय शब्द क्या उपयोग किया जाता है? तो संग्रह विकास का दूसरा जो पर्याय शब्द है वो कलेक्शन बिल्डिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रह विकास का सही सही अर्थ लिया जाता है? तो सही सही अर्थ लिया जाता है संग्रह के गुणात्मक विकास से। संग्रह विकास से पूर्व विचारणीय तत्व क्या है? तो संग्रह विकास से पूर्व विचारणीय तत्व जो है वो हो जाएंगे वित्त की उपलब्धता, बिल्कुल सही बात है। आपको फाइनेंस तो देखना ही पड़ेगा। स्थान की उपलब्धता, आपके पास स्पेस है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। उपयोक्ताओं की आवश्यकता, मतलब यूजर्स, जो लाइब्रेरी यूजर्स हैं उनकी नीड क्या है वो भी देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रह विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा प्रलेखीय स्रोत निभाता है? तो कौन सा प्रलेखीय स्रोत निभाएगा? पुस्तकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक में कम से कम कितने पृष्ठ होने चाहिए? एक पुस्तक में कम से कम 49 पृष्ठ, 49 पेजेस होने चाहिए। श्रव्य दृश्य के रूप में जो प्रलेख ग्रंथालयों में संग्रहित किए जाते हैं उनमें सर्वाधिक नवीनतम कौन सा है? तो उसमें सर्वाधिक नवीनतम जो है वो होते हैं वीडियो रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रंथालयों के ग्रंथों के संग्रहण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किए गए थे? तो ये सबसे पहले जो है एएलए द्वारा विकसित किए गए थे। डेवलपिंग लाइब्रेरी कलेक्शन पुस्तक का लेखक कौन है? तो डेवलपिंग लाइब्रेरी कलेक्शन पुस्तक का जो लेखक हैं वो हैं जीई इवेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी ग्रंथालय में उपयोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार ग्रंथों का चयन करना किसके मूल कार्यों में से एक है? तो ये संग्रह विकास के मूल कार्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ चयन से संबंधित सिद्धांत कम से कम लागत पर सर्वोत्तम पुस्तकें अधिक से अधिक पाठकों को उपलब्ध कराना किसने प्रतिपादित किया था? तो ये मिस्टर ड्रूरी ने प्रतिपादित किया था। उपयुक्त समय पर उपयुक्त पुस्तक उपयुक्त पाठक को उपलब्ध कराने का सिद्धांत किसने दिया था? तो उपयुक्त समय पर उपयुक्त पुस्तक गलती हो गई है। ग्रंथ जो पिछला क्वेश्चन था, ग्रंथ चयन से संबंधित सिद्धांत कम से कम लागत पर सर्वोत्तम पुस्तकें अधिक से अधिक पाठकों को उपलब्ध कराना, ये मिस्टर मेलविल ड्यूई ने दिया था ये सिद्धांत। और उपयुक्त समय पर उपयुक्त पुस्तक उपयुक्त पाठक को उपलब्ध कराना, ये सिद्धांत मिस्टर ड्रूरी ने दिया था। ठीक है, अगला सवाल है, ड्रूरी ने ग्रंथ चयन का उपयुक्त समय पर उपयुक्त पुस्तक उपयुक्त उपयोक्ता को उपलब्ध कराने का सिद्धांत कब दिया था? ये दिया था 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी ग्रंथालय की ग्रंथ अर्जन नीति को प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होना चाहिए? तो वो निर्भर होना चाहिए कलेक्शन डेवलपमेंट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय में संग्रह विकास कलेक्शन डेवलपमेंट का कार्य किस विभाग का कार्य है? तो वो तकनीकी विभाग का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रंथालयों के चयन हेतु कौन उपकरण नहीं है? निधानी सूची उसका उपकरण नहीं होगा। निधानी सूची का काम होता है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनबी तथा इंडियन बुक्स एंड प्रिंट किसके चयन हेतु मूल स्रोत का कार्य करते हैं? तो आईएनबी तथा इंडियन बुक्स एंड प्रिंट जो हैं किसके चयन हेतु मूल स्रोत का कार्य करते हैं? तो यह होगा भारतीय प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी ग्रंथों का क्रय करने हेतु धन के रूपांतरण दर को निश्चित करने का कार्य कौन करता है? तो ये करते हैं गुड्स ऑफिस कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में अनुसंधान एवं विकास से संबंधित सामग्री प्रमुख रूप से ग्रंथालयों में एकत्रित की जाती है, उनमें मुख्य क्या है? तो उसमें जो है मुख्य रूप से जो एकत्रित किया जाता है वो सामयिकी प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सामयिकी प्रकाशन सीरियल पब्लिकेशन किसे कहते हैं? एक निश्चित अंतराल के बाद उसी नाम से प्रकाशित होने वाले प्रकाशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालयों में सामयिकी प्रकाशन के अर्जन एक्विजिशन के लिए कौन सी विधि उपयोगी एवं सर्वोत्तम मानी जाती है? तो इसको त्रिपत्रक प्रणाली को जो है सर्वोत्तम और उपयोगी माना जाता है। त्रिपत्रक प्रणाली, 3 कार्ड सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? तो त्रिपत्रक प्रणाली का आविष्कार जो है मिस्टर रंगनाथन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपत्रक प्रणाली ग्रंथालयों में निम्न में से प्रमुख रूप से किसके लिए उपयोग में लाई जाती है? तो सामयिकियों के अर्जन एवं नियंत्रण के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चेक कार्ड किस प्रणाली में बनाया जाता है? तो चेक कार्ड जो है वो त्रिपत्रक प्रणाली में बनाया जाता है। टॉप कार्ड किस प्रणाली में निर्मित किया जाता है? तो टॉप कार्ड जो है वो कार्डेक्स प्रणाली में निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सामयिकी पत्रिकाओं के क्रियादेश देते समय कौन सी प्रणाली में प्रत्येक पत्रिका के लिए एक बॉटम कार्ड बनाया जाता है? तो बॉटम कार्ड बनाया जाता है कार्डेक्स प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेक्स प्रणाली निम्न में से किसका अभिलेख रखने के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो कार्डेक्स प्रणाली जो है वो भी सामयिकी प्रकाशनों का अभिलेख रखने के लिए उपयोग में लाई जाती है। कार्डेक्स प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो कार्डेक्स प्रणाली के जन्मदाता है रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पुस्तकें आदान प्रदान करने की ब्राउने प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ब्राउने प्रणाली जो है वो मिस नीना ई ब्राउने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रंथ आदान प्रदान की टोकन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ग्रंथ आदान प्रदान की टोकन प्रणाली जो है वो मैककॉल्विन द्वारा विकसित की गई थी। ग्रंथालयों में पुस्तकों के आदान प्रदान के लिए न्यूयॉर्क पद्धति किसने विकसित की? तो न्यूयॉर्क पद्धति जो है न्यूयॉर्क लाइब्रेरी ने विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क पद्धति में कितनी पंजीकरण फाइलों की आवश्यकता होती है? तो न्यूयॉर्क पद्धति में 2 पंजीकरण फाइलों की आवश्यकता होती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क पद्धति में पाठकों के लिए कितने पाठक टिकट रीडर कार्ड प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डमी प्रणाली डमी सिस्टम में डमी किस धातु की बनी होती है? तो डमी प्रणाली में डमी जो है वो लकड़ी की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस कीपिंग पद निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है पुस्तकें रिजर्व करने के लिए, पुस्तकें आरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालयों में निधानी सूची सेल्फ लिस्ट मुख्यतः होती है? तो निधानी सूची जो है भंडार सत्यापन के लिए होती है। अगला सवाल है, भंडार सत्यापन स्टॉक वेरिफिकेशन ग्रंथालय में किसकी भौतिक उपस्थिति को देखने के लिए किया जाता है? तो सभी पाठ्य सामग्रियों की भौतिक उपस्थिति को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, ग्रंथालय का मुख्य अभिलेख रिकॉर्ड क्या होता है? तो ग्रंथालय का जो मेन रिकॉर्ड होता है वो होता है परिग्रहण रजिस्टर, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेशन रजिस्टर। कभी भी आपसे पूछा जाए कि ग्रंथालय का मेन रिकॉर्ड क्या होता है, मेन फाइल क्या होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड कौन सा होता है? तो वो होता है परिग्रहण रजिस्टर यानी कि एक्सेशन रजिस्टर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस वीडियो के लिए अभी के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ आपको सवाल पसंद आए होंगे, और ये इन सवाल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको आपके परीक्षा में बहुत ही काम आने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पे डेली अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।